Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. Today in this lecture we will discuss about the rupee devaluation and depreciation. पैसे का जो वैल्यू है उसमें डिक्रीमेंट होता है, उसे कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम आज देखेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ मनी और रूपी। तो ये क्या होता है डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन? तो डिवैल्यूएशन सबसे पहले हम देखते हैं डिवैल्यूएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन उसके बाद देखेंगे। तो डिवैल्यूएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन इज मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रूपी अगेंस्ट डॉलर। वैल्यू ऑफ रूपी अगेंस्ट डॉलर मीन्स कि जैसे कोई हमारा मनी है, हमारी करेंसी है, जब वो डॉलर के सामने वीक होनी शुरू हो जाती है, उसकी वैल्यू कम होने लग जाती है, तो उसी को हम डिप्रिसिएशन बोलने लग जाते हैं। मीन्स अगर सपोज हमारी $1 इजिकल टू 50 रुपीज़ है और आगे बढ़ के वो कुछ दिन बाद अगर $1 इजिकल टू 60 रुपीज़ हो जाए, तो हमारी इसका मतलब है डिवैल्यूएशन हुआ है, मनी का वैल्यू कम हुई है। क्योंकि पहले अगर हम $1 लेते थे तो उसको 50 रुपये ही देते थे। अभी फिलहाल अगर कोई एक्सचेंज करेगा, हमको $1 चाहिए तो हमको 60 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है हमको 10 रुपये का लॉस हो रहा है पर डॉलर। डॉलर वही का वही है, लेकिन हमें 10 रुपये का लॉस हो रहा है अगर हम उसको एक्सचेंज करते हैं। तो ये किसी कारण है, डी इवेल्यूएशन के कारण या डिवैल्यूएशन के कारण जो उसका प्राइस बढ़ गया है। तो इसको जो गवर्न करता है, ये किस तरह से होता है? ये दो तरह से होता है, या तो फिक्स रेट से होता है या फ्लोटिंग रेट से होता है। तो फिक्स रेट से कैसे होता है? जो फिक्स रेट से होता है उसको हम आरबीआई फिक्स करती है कि हमारा डॉलर के इक्विवेलेंट इतने रुपए होंगे। तो जो जब हम इसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, या तो हम डायरेक्ट आरबीआई से जाके इसको एक्सचेंज कर सकते हैं जो हमारी मनी है, या हम जाके एक फॉरेक्स ट्रेडर्स के पास से हम उसको एक्सचेंज करके ले सकते हैं कि हमारी ये मनी है, हमको इतने इसके परसेंट बदले में इतने डॉलर दीजिए, हमारे इतने पैसे डॉलर के बदले में हमको इतने रुपए दीजिए। तो डायरेक्ट हम आरबीआई से या फिर फॉरेक्स ट्रेडर से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो फ्लोटिंग वैल्यू होती है मनी की या रुपी की, वो डायरेक्टली डिसाइड नहीं होता है। वो डिसाइड कैसे होती है? जो डिफरेंट जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं, जो मार्केट है, मार्केट वैल्यूज है, उसके आधार पे उसकी वैल्यू चेंज होती है। कि सपोज हर दिन हम देखते हैं न्यूज़पेपर में कि अगर आज हमारी $1 इजिकल टू 55 रुपीज़ था, तो नेक्स्ट डे हमारा $1 इजिकल टू 60 रुपीज़ हो जाता है, 67 रुपीज़ हो जाता है। तो इस तरह से जो वैल्यू है हर दिन चेंज होती है। तो वो मार्केट के हिसाब से होती है कि हमारे मार्केट में क्या पोजीशन है, हमारे इंडियन मार्केट की, हमारे इंडियन रुपीज़ की, सब चीज़ का डिसाइड ये मार्केट के कारण होता है, इसलिए चेंज होती रहती है। इसलिए इसको फ्लोटिंग वैल्यू कहा है। ये फ्लोट होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो हमने पहले ही इसको डिफाइन कर दिया। डिवैल्यूएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी अगेंस्ट डॉलर। तो जब डॉलर के अगेंस्ट में मनी कम ज्यादा होती है तो इसको बोलते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? अब हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या होता है इसका डिवैल्यूएशन का हमारी इकोनॉमी पे, कैसे वो अफेक्ट करती है। अगर सपोज हमारी अभी $1 इजिकल टू 50 रुपीज़ है, अगर वो डिवैल्यूड होके $1 इजिकल टू 60 रुपीज़ हो गया, तो उससे क्या होगा? हमारे देश का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, जबकि उसका इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। इंपोर्ट डिक्रीज हो गया, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया, ये कैसे इफेक्ट पड़ा, हम कैसे कहेंगे? तो सपोज कीजिए कि हम कोई सामान थे, सपोज $1 के लिए 50 रुपीज़ का आ रहा था, अब वो 60 में आने लगा। सपोज कोई एक पेन था, $1 का आता था, $1 का, तो अब उस पेन की कीमत $1 थी, और एक पेन हमारा सपोज $1 की कीमत में हम 10 रुपये मान लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? जैसे ही $1 इक्वल टू 20 रुपीज़ हुआ, अभी क्या हुआ कि $1 के बदले अब वो पहले एक ही पेन खरीद पा रहा था जब वो परचेजर था या जो बायर था। अभी क्या हुआ कि $1 की जब वैल्यू 20 रुपीज़ के बराबर हो गई, यानी हमारा डीवैल्यूएशन हो गया, तब वही $1 में उसको 2 पेन मिल जाएंगे। तो जब उसको सेम मनी में ज़्यादा सामान मिलने लगेगा, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। वो इंपोर्ट करेगा मतलब कि हमारे इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे ही मनी का डिवैल्यूएशन होता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। लेकिन क्या हम सिर्फ एक्सपोर्ट से
काम चला सकते हैं, नहीं, हमको इंपोर्ट भी करनी पड़ती है कुछ सामान। तो जैसे ही हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, डीवैल्यूएशन हो जाएगा, तो हमको इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। जहां हम 10 रुपए देते थे एक चीज को लेने के लिए, हमको अभी 20 रुपए देने पड़ेंगे सेम चीज लेने के लिए। तो हमारा क्या हुआ, हम हमारे लिए वो चीज महंगी हो गई। तो हम क्या होगा, हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। और जो इंपोर्टेड चीजें होती हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, हमारे यहाँ पे नहीं होती हैं, तो उसके लिए हमारा जो पूरा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह से इसका जो पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है डीवैल्यूएशन होने से। तो इसका जो डीवैल्यूएशन का सिस्टम होता है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई उसको कंट्रोल करती है डिफरेंट तरह से। और जो कैसे कंट्रोल करती है, वो जो फ्लोटिंग वैल्यू है उसको कंट्रोल करती है। लेकिन वो भी डायरेक्टली उसमें कुछ नहीं कर सकती है कि डायरेक्टली बोले कि नहीं हम इतना नहीं इतना डॉलर देंगे के बदले, $1 के बदले हम 20 देंगे या 30 देंगे या 10 देंगे। तो आरबीआई डायरेक्ट नहीं कर सकती है। तो उसके लिए कैसे चेंज होती है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे आरबीआई उसमें इनडायरेक्ट रोल पे करती है उसकी वैल्यू को चेंज करने में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट कैसे बढ़ जाता है, इंपोर्ट कैसे कम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्लोटिंग जो वैल्यू है वो मार्केट को कैसे अफेक्ट करती है। सपोज कि इंडिया में हमारे एक कोई कंपनी आती है, सपोज सी कंपनी आई कोई इंडिया में हमारे, तो उसने इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। जब उसने इन्वेस्ट किया तो वो ऑब्वियसली है अपनी करेंसी में लेके आएगी। सपोज उसके पास डॉलर है, डॉलर्स में उसने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही $1 इक्वल टू सपोज हमारे यहाँ 60 रुपीज हुई, तो जैसे ही उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, उसने बहुत सारे सामान खरीदने शुरू किए। तो सपोज उसको उम्मीद है कंपनी को कि वो 20%, 30%, 40% अपना गेन करेगी, उसको फायदा हो जाएगा कंपनी से जब उसने यहाँ पे सेटअप की। तो जैसे उसको पता है कि उसको 30-40% हमारी कंपनी को सेटअप करने से यहाँ पे फायदा होने वाला है, तो कंपनी क्या सोचेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने का मतलब है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मनी को, डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। तो रुपीज़ में ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि उसको जो भी एक्सचेंज करना है, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स करने हैं सब रुपीज़ में करने हैं। तो जैसे ही वो एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देगी, तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पे कुछ दिन बाद जब वो बहुत ज़्यादा मनी को एक्सचेंज कर लेगी, तो हमारे यहाँ पे जो करेंसी है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो जब मनी की शॉर्टेज हो गई, तो क्या हो गया, अब इंडियंस को भी मालूम चल जाएगा कि अगर हमारी शॉर्टेज हो गई है, तो अगर हम अपने उनको जरूरत है वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, उनको एक्सचेंज करना ही है क्योंकि उन्होंने सेटअप कर दिया कंपनी, उनको इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, वो उसकी मनी की इवेल्युएट करने शुरू कर देंगे, उसकी बढ़ाना शुरू कर देंगे, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही उसकी इंक्रीज करेंगे वैल्यू को, तो क्या होगा, तो वो बोलेंगे हम $1 के बदले 50 रुपीज देंगे। कुछ दिन बाद बोलेंगे नहीं हम $1 के बदले सिर्फ 40 रुपीज देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जब हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी रुपीज की, जब हमारी रुपीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, मैंने पहले ही डिस्कस किया कि जैसे ही हमारा वैल्यू कम होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और जैसे ही हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो इससे हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो एक्सपोर्ट कम हो गया तो हमारा जो इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस टाइम पे आरबीआई क्या करती है, आरबीआई एक अहम रोल प्ले करती है। आरबीआई बोलती है ठीक है आप आइए, हमारे पास मनी है, हम आपको उतने ही डॉलर में, अब उतने ही रुपीज में चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जब हमारा फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब बैलेंस हो जाएगा, जब आरबीआई जो है अपनी मनी को निकाल के उसी सेम डॉलर में, यानी अगर 50 रुपीज था पहले $1, और आरबीआई फिर उसी 50 रुपीज में देना स्टार्ट कर देगी, तो कंपनी स्टेबल हो जाएगी। तो कंपनी स्टेबल हो जाएगी तो जो हमारी वैल्यू बढ़ गई थी, 40 रुपीज हो गई थी $1 इक्वल टू, तो फिर वो लेवल में आके 50 हो जाएगी। और 50 हो गई तो हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों ही इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो पहले था स्टेगनेंट हो जाएगा, उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरह से आरबीआई इसे एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है जब भी हमारी मनी की वैल्यू घटती है या बढ़ती है। और उसी तरह से अगर कंपनी रियलाइज करती है कि हमको यहाँ पे नुकसान होने वाला है, अब तक तो कंपनी अपना फायदा देख रही थी, लेकिन तभी कंपनी को लगा कि अब हमारा नुकसान होने वाला है, वी आर गोइंग टू लूज। तो जब उसको लॉस की सिचुएशन आ जाएगी, तो कंपनी क्या करेगी, अपनी जो मनी है वो विड्रॉ करना शुरू कर देगी। सपोज अभी वैल्यू थी उसकी 50 रुपीज इक्वल टू $1 था,
अगर कंपनी को लगा कि हमको विड्रॉ करना है तो धीरे धीरे क्या होगा, अब वो अपनी मनी पूरी बाहर निकालनी शुरू कर देगी, अपना डॉलर वापस लेना शुरू कर देगी। तो अभी डॉलर वापस देना शुरू कर देगी इंडिया में, तो क्या होगा, लोग बोलेंगे नहीं हम $1 के बदले 60 रुपीज लेंगे, हम बोलेंगे हम 70 लेंगे। तो इस तरह से जो क्या होगा, मनी का डीवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा। डीवैल्यूएशन हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हो जाएगा। तो डीवैल्यूएशन में क्या होगा, एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो जैसे ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फिर से डिस्टर्ब हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस टाइम पे आरबीआई फिर से एक अहम रोल प्ले करती है। आरबीआई फिर से बोलती है कि ठीक है, आप एक्सचेंज हमारे साथ कर लीजिए, हमारे पास हमें मनी दे दीजिए, आप अपने डॉलर्स ले लीजिए। तो इस तरह से फिर आरबीआई अपना रोल प्ले करती है और जो स्थिति होती है, जो सिचुएशन होती है, उसको नॉर्मल कर देती है। तो जब ऐसा हो जाता है तो फिर से मनी की वैल्यू सेम उसी पॉइंट पे आ जाती है। तो इस तरह से जो दोनों में डीवैल्यूएशन में और जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, रीवैल्यूएशन हो जाता है, दोनों में ये बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस क्या है डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में। तो मैंने पहले टर्म बोली थी कि एक डिप्रिसिएशन है, एक डीवैल्यूएशन है। तो डीवैल्यूएशन क्या होता है, ये डीवैल्यूएशन होता है, ये फिक्स क्वांटिटी का होता है, जो फिक्स होती है कि सपोज हमारा कोई प्राइस है वो फिक्स्ड है किसी चीज का, तो उसमें डीवैल्यूएशन होता है। सपोज हमारा $1 इक्वल टू 50 रुपीज था, तो ये फिक्स था। तो इसमें जो चेंज होगा तो उसको डीवैल्यूएशन बोलेंगे, जिसकी इंक्रीज होगी वैल्यू या डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो हम इसको डीवैल्यूएशन करते हैं। और जब $1 इक्वल टू 50 रुपीज था, अगर उसकी वैल्यू में इंक्रीज होगा तो उसको हम रिवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन जो फ्लोटिंग रेट्स होते हैं किसी चीज के, जो फ्लोटिंग प्राइस होते हैं, तो उसको हम डिप्रिसिएशन से काउंट करते हैं और एप्रिसिएशन से काउंट करते हैं। अगर हमारी उसकी वैल्यू कम हो रही है तो डिप्रिशिएट कहते हैं, जब उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कैसे है, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज हमारे पास, जैसे कि हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि हमारे पास सपोज एक मशीनरी है, कोई भी एक मशीन है हमारे पास, सपोज एक्स मशीन है, हमने आज उसमें कुछ इन्वेस्ट किया, हमने मशीन को खरीदा। तो हमने जो खरीदा उसको एक फिक्स वैल्यू होती है, एक फिक्स रेट होता है या फिक्स प्राइस होता है, एक फ्लोटिंग प्राइस होता है। तो फिक्स प्राइस क्या होगा, जो हमने उसमें इन्वेस्ट किया, जितने में हमने खरीदी है। लेकिन फ्लोटिंग में क्या होगा, फ्लोटिंग में जो उसकी हमने हमारे कैरिंग एंड हैंडलिंग चार्ज हैं, जो उसके ऑपरेटिंग चार्जेस हैं, तो वो उसकी डिप्रिसिएट वैल्यू होती है जब उसमें डिक्रीज होती है वैल्यू में। क्योंकि ये मशीन हमने आज खरीदी, सपोज 100 रुपीज की ली है, तो एक साल बाद या एक महीने बाद उसकी वैल्यू कम होगी, एक वैल्यू कम होगी, सपोज 90 रुपीज होगी, उसके बाद कम होकर फिर 80 रुपीज होगी। तो इस तरह से जो इसकी चेंजिंग वैल्यू है, क्योंकि ये फ्लोट के ऊपर चेंज हो रही है, तो जो फ्लोटिंग वैल्यू के ऊपर चेंज हो रही है, तो इसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी किसी चीज की पुरानी होने के बाद जब उसकी वैल्यू कम होती जाती है तो उसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। इसी तरह से एप्रिसिएशन, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब वो पुरानी हो जाती हैं या जब हमको कुछ वर्थ देने लगती हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको हम एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो सपोज हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास एक काऊ है, तो हमारी सपोज उसकी वैल्यू अभी 1000 रुपीज है हमारी उसकी वैल्यू, हम बोल रहे हैं कि हम 1000 रुपीज में दे देंगे। लेकिन सपोज आफ्टर 1 ईयर वो काऊ प्रेग्नेंट हो जाती है, या प्रेग्नेंट होने के बाद सपोज वो काविंग होने के बाद, पार्चुरेशन के बाद वो एक काफ भी हो जाता है साथ में, ठीक है, वो मिल्किंग स्टेज में अब मिल्किंग भी दे रही है। तो जब मिल्किंग हो गई तो हम बोलेंगे नहीं, हम अपनी गाय को, अपनी काऊ को 1000 में नहीं, हम 1500 में सेल करेंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो वैल्यू थी वो टाइम के साथ साथ में इंक्रीज हो गई। यहाँ पे डिप्रिसिएशन में क्या होता है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, टाइम जा रहा था, तो हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। लेकिन एप्रिसिएशन में केस में जैसे जैसे उसकी ओल्ड एज होती जाएगी तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऐसा भी नहीं कि वो हमेशा बढ़ती रहेगी, उसका भी एक पीक टाइम होगा कि जो वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। सपोज हमारी जो काऊ है वो ओल्ड हो गई, अब वो आगे और बर्थ नहीं दे सकती है, तो उसकी वैल्यू फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका भी ग्राफ इस तरह से डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से हमारा और भी हम ले सकते हैं। सपोज हमने कोई क्रॉप लगाई है, हम क्रॉप की नर्सरी लगाई है, नर्सरी है, तो नर्सरी की वैल्यू सपोज 100 रुपीज पर प्लांट है। वही अगर हम एक साल के बाद, वो सपोज हमारी फॉरेस्ट्री प्लांट है कोई, यूकेलिप्टिस था, यूकेलिप्टिस की प्लांट जो प्लांट था उसकी हमारी कीमत 100 रुपीज थी। अगर वो 5 साल के बाद जब वो पूरा ट्री हो जाएगा, जब हमारा उसकी टिम्बर के लिए रेडी हो जाएगा, तो उसकी 100 रुपीज नहीं रहेगी, तो उसकी कितनी हो जाएगी, तो सपोज वो 5000 रुपीज हो गई पर प्लांट। तो हमारी उसमें अप्रिशिएट हुआ है टाइम के साथ साथ में। तो इस तरह से जो
किसी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम एप्रिसिएशन बोलते हैं, जब डिक्रीमेंट होता है तो उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ये दोनों किस केस में है? जब वो वैल्यू फ्लोटिंग में हो, जब किसी की चेंज हो रही हो। और इस तरह से जब किसी की फिक्स चीज की वैल्यू, फिक्स प्राइस इंक्रीज होता है तो उसको हम रीवैल्यूएशन बोलते हैं, और जब उसकी डिक्रीज होता है उसको हम डीवैल्यूएशन बोलते हैं। तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस है, डीवैल्यूएशन में और डिप्रिसिएशन में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की, जिसमें कि हमने मनी की कैसे वैल्यूज चेंज होती हैं, डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन देखा, कैसे आरबीआई उसको कंट्रोल करती है इकोनॉमी को डिवैल्यूएशन के टाइम में और रिवैल्यूएशन के टाइम में। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।